शायद जफर हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे पाक भारत टाकरे पर। उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। पूरी कौम को उसका शुक्राना अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुरखरू किया और हमारी पाक अफवाज ने यह साबित किया कि वो दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज है। जिस तरह से भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद 5 मिनट के अंदर FIR काटी और हम पर इल्ज़ाम भी लगा दिया, धमकियों के सिलसिले शुरू हुए। पाकिस्तान मुसलसल कहे चला जा रहा था हमें मत छेड़ो। अच्छा, उनके नज़रिए में यह था कि हम एक हफ्ते से ज़्यादा उनके पास नहीं टिक सकते। हमने महज 7 घंटों में उन्हें बता दिया, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। अमेरिका जो पहले कह रहा था हमारा इस लड़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने जब भारत को हारते हुए देखा उसने कहा कि इन्होंने फ्रांस को शर्मिंदा करवा दिया, इन्होंने इसराइल को शर्मिंदा करवा दिया, इन्होंने रूस को शर्मिंदा करवा दिया। अब ये ले जाके कुछ नहीं तो F-16 लेकर भागेंगे। मेरी अमेरिका की बारी ना आ जाए। इंडिया ने जो हमला किया वो रात के अंधेरे में किया, पाकिस्तान ने जो किया वो रोशनी में किया। सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा जुमला बोला जी मई के महीने में हाफिज को मत छेड़ो, बहुत मारता है। दुश्मन अटैक कर रहा होता है तो लोग धबक जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो निराली ही चीज़ देखी है दुनिया ने। सर, जब फतह मिसाइल आप फायर कर रहे थे तो गांव वाले जहाँ से फायर कर रहे थे वो पीछे बैठे हुए, वो देख रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था वो मिसाइल के साथ चले जाए और देख के आए निशाने पे लगाए या नहीं लगाए। बात ये है कि ये कौम जज्बाए ईमानी से सटरा है। विसल ब्लोर पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद और आज के हमारे मेहमान हैं तज्जियाकार जनाब शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद जफर हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे पाक भारत टाकरे पर। जनाब शाहिद जफर साहब, क्या तज्जिया है आपका इस सूरत हाल में? सर, तज्जिया से पहले तो खुशी है माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। पूरी कौम को उसका शुक्राना अदा करना चाहिए, फ़र्ज़ भी है, वैसे भी करना चाहिए और इस मौके के बाद तो और करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुरखरू किया और हमारी पाक अफवाज ने यह साबित किया कि वो दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज है। और जिस तरह से भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद 5 मिनट के अंदर FIR काटी और हम पर इल्ज़ाम भी लगा दिया और FIR भी कट गई, नॉमिनेशन भी हो गई, फिर धमकियों के सिलसिले शुरू हुए। पाकिस्तान मुसलसल कहे चला जा रहा था हमें मत छेड़ो, हमें छेड़ोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उस दौरान सोशल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी और इंडियन मीडिया खुसूसी तौर पे देख रहा था, तो उनके नज़दीक ये था कि पाकिस्तान एक कंगला IMF से इमदाद लेने वाला मुल्क है और हमारा दायरा आपको पता है। अभी रिसेंटली कल हमें $1 अरब का IMF ने जो इमदादी प्रोग्राम हमारा अप्रूव किया, 1.3 बिलियन उन्होंने हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी अप्रूव कर दिए। तो भारत ने पूरी कोशिश की थी कि वो किसी तरह ये चीज़ रुकवा दे। अच्छा, उनके नज़रिए में ये था कि हम एक हफ्ते से ज़्यादा उनके पास नहीं टिक सकते, और एक हफ्ते से ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि 7 दिन। हमने महज 7 घंटों में उन्हें बता दिया, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। उनको शुक्र अदा करना चाहिए जिस खुदा को भी वो मानते हैं कि 7 घंटे में वो घुटनों पे आ गए। अगर ये जंग हम 7 दिन लड़ते तो मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के बहुत से शहर नक्शों से मिट जाते। हमने 7 घंटों में बताया है। और DG ISPR जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि देखो आप हम पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाओ। जो भारत ने बॉम्बिंग की थी कश्मीर और पंजाब के अंदर और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम हमला करेंगे तो दुनिया हमारी इस हमले की गूंज सुनेगी, दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तान ने हमला किया है और तुम्हारी चीखें भी सुनेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई की सुबह 5 बजे हमने ये चीखें सुन ली कि 3:30 बजे वो कहते हैं ना बड़े मज़े से कि जब चौधरी का मुर्गा हार रहा होता है तो चौधरी लड़ाई बंद करवा देता है। तो अमेरिका जो पहले कह रहा था हमारा इस लड़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने जब भारत को हारते हुए देखा उसने कहा कि इन्होंने फ्रांस को शर्मिंदा करवा दिया, इन्होंने इसराइल को शर्मिंदा करवा दिया, इन्होंने रूस को शर्मिंदा करवा दिया। अब ये ले जाके कुछ नहीं तो F-16 लेकर भागेंगे। मेरी अमेरिका की बारी ना आ जाए तो बारी ना आ जाए। ये बताइए कि इंडिया ने जो हमला किया वो रात के अंधेरे में किया, पाकिस्तान ने जो किया वो रोशनी में किया। सर, ये एक तारीख है, क्या एक तारीख है।
देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड को चेक करें। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो शुरू किया, ये उस मस्जिद के महराब पर ये आयत लिखी हुई थी, सूरह साफ की ये आयत है, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि तुम्हें किस चीज़ से माने हैं कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए नहीं निकलते, और तुम्हारे कानों में उन मज़लूम औरतों और बच्चों की आवाज़ें नहीं आती, और ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ये जब जिहाद में निकलते हैं तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। ये आयत उस महराब पे लिखी हुई थी जिस मस्जिद को शहीद किया, ये वहाँ से ऑपरेशन का नाम लिया गया। इस यानी अगर हम इस पूरे लफ्ज़ को देखें बनियानुल मरसूस को, तो ये कोई 10 अल्फाज बनते हैं, यानी 10 तारीख को हमने हमला किया था। अच्छा, ये 5 और 5 अल्फाज का मुरक्कब है, 5वां महीना है, ठीक है, और हमने 5 जहाज़ गिराए थे। बड़ी बहुत बहुत प्लानिंग थी। मैं शाबाश देता हूँ अपनी पाकिस्तान। इसमें भी जो हाफिज साहब हैं, कमांडर इन चीफ आर्मी के जो कमांडर हैं जनाब हाफिज साहब, तो इसमें उनकी कैलकुलेशन जो है उसमें शामिल है। डेफिनेटली उन्होंने साबित कर दिया ना। और वो किसी ने वो मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा जुमला बोला जी मई के महीने में हाफिज को मत छेड़ो, बहुत मारता है। और इन्होंने भी मई के महीने में छेड़ दिया और हम समझाते रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब भारत ने जंग मुसल्लत की और शुरू हुई, उस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा था, और उसके बाद जब उनकी कुटाई लगी, पिटाई हुई, उसके बाद क्या कह रहा था? भारतीय मीडिया जब भारत हमले कर रहा था तो भारतीय मीडिया का तो कहना यह था कि जी अच्छा, थैंक्स टू इंडियन मीडिया, आपको थैंक्स करना चाहिए। देखें, जिसका जो एहसान है उसको मानना चाहिए कि हम पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि लाहौर में समंदर है, और ये हमारी हुकूमत ने भी हमसे बात छुपाई, ये गलत बात है। ये हमें इंडिया ने बताया कि लाहौर में एक पोर्ट है जिस पे उन्होंने हमला कर दिया है। तो थैंक्स टू इंडियन मीडिया उन्होंने लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर लिया। इतना कॉमन सेंस भी नहीं था कि थोड़ा गूगल ही कर लेते सर। उन्होंने आपकी ये गुलशन यूनिवर्सिटी रोड की तस्वीरें दिखा के बोला हिंदुस्तान ने ये तबाही की है, और उस पर एक मीम बनी कि वो जी वो अर्नब गोस्वामी जो हैं उनके, आपने देखा होगा हमले से पहले ही यहाँ के कुछ मंचलों ने शेयर किया था कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी रोड क्रॉस नहीं कर सकते और संभल के आना, ट्रैफिक में फंस जाओगे, लुट जाओगे। मगर इन्होंने वही रोड शो की, और अर्नब गोस्वामी है और वो मेजर गौरव आर्या, पता नहीं इस शख्स को मेजर किसने लिया है आर्मी में, कहाँ से आ गया ये। यानी इस शख्स को आप देख के इस मयार का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी का मोराल क्या है। मेजर गौरव आर्या नाम की चीज़ को देखकर आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडियन आर्मी का मोराल क्या है सिलेक्शन का। और ये इतना ही अक्लमंद शख्स था, तो इससे तो इंडियन आर्मी चीफ होना चाहिए था अब तक। ये मेजर से रिटायर क्यों हो गया? तो वो यूनिवर्सिटी रोड दिखा रहा है, देखें जी हमने तबाही के साथ जो है क्या किया है। और पता ये लगा कि फिर उसमें एक मीम बनी कि जनाब वो हमारे मोहतरम वज़ीर आला सिंध साहब का और मेयर साहब की तस्वीर के साथ आया, बोला जी ये हमारा कारनामा, खबरदार क्रेडिट नहीं लेना। तो हम तो एंजॉय कर रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, कोक पी रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ये क्या था वैसे? ये बताएं कि अमूमन ये होता है कि जब जंग की सूरत हाल होती है, दुश्मन अटैक कर रहा होता है, तो लोग धबक जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, जैसे कहते हैं कि छुप जाते हैं जाके उसमें। लेकिन पाकिस्तान में तो निराली ही चीज़ देखी दुनिया ने। सर, जब फतह मिसाइल आप फायर कर रहे थे तो गाँव वाले जहाँ से फायर कर रहे थे वो पीछे बैठे हुए थे, और ये रियलिटी है। वो देख रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था, वो मिसाइल के साथ चले जाए और देख के आए निशाने पे लगाए या नहीं लगाए। बात ये है कि ये कौम जज्बाए ईमानी से सटचार है। मौत का हमें खौफ नहीं है, हमें पता है मौत आनी है, एक दिन इस जमीन में जाना है। जो रात इस जमीन के अंदर लिखी है वो कोई ऊपर नहीं रख सकता, और जो रात इसके ऊपर रखी है कोई जमीन में भेज नहीं सकता। इस कौम को ये पता है। आपको मज़ेदार एक वाक़या बताऊं कि अभी जो ड्रोन हमले मलिर कैंट, शार फैसल, और आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा कि कराची यूनिवर्सिटी की तरफ भी ड्रोन आया है। और मैं चूँकि उसके करीब रहता हूं तो मेरा बेटा
नीचे बैठा हुआ था, सुबह कोई फजर के वक्त के करीब का वक्त था और आई हैड लॉट ऑफ फायरिंग और मैं घबरा गया। मैंने उसे फ़ोन किया, भाई कहाँ हो? बोला गेट पे बैठा हूँ पप्पा और सामने है ना कराची यूनिवर्सिटी में फायरिंग हो रही है, ड्रोन गिरा रहे हैं। मैंने कहा भाई अंदर आओ। कहता पप्पा मुझे ये देखना है। सडनली उसके बाद वो उसने कुछ चैनल्स को भी इंटरव्यू दिए और वो खड़ा हुआ था मलिर कैंट और शाह फैसल में, एंड आई वाज शॉक्ड। फिर बाद में पता लगा कि जनाब, यानी इस कौम का ये हाल है, ये इंजॉय कर रही थी इस जंग को, जबकि इंडिया के अंदर ब्लैकआउट चल रहे थे, स्टिल चल रहे हैं। वो मैं इंडियन चैनल देख रहा था, वो पठानकोट में लोगों से पूछ रहा है बीबीसी का नुमाइंदा कि जी वो आप कैसा महसूस कर रहे हो? उन्होंने कहा भाई महसूस, हमारी हालत पतली हो गई, इतनी बमबारी, इतना खून, इतनी आग और इतनी है ना कहते धमाके कि बच्चे रोने लगे। और ये यहाँ आपने कश्मीर में किसी का सुना? शहीद हो गए हमारे बच्चे, 7 साल का 3 साल के बच्चे शहीद हो गए, मगर आपने उनके माँ बाप के मुंह से सुना कि हमें खौफ है हमारे बच्चे चले गए? नहीं। आप अभी भी उन शोधा के घर जाएं तो वो यही कहेंगे कि हमें कोई खौफ नहीं है, ये जान खिलौना समझ के वो तो यहाँ के ड्रोन को जान इस वतन के लिए दी है, हमारे बच्चों ने दी, हमने दी, एक ही बात है। ये अलग अफसोस, देखें औलाद के जाने का अफसोस एक अलग चीज है, मगर सलाम है उन पाक अफवाज ने जिस तरह से काम कर दिया ना, उससे वजह से कहते हैं ना सारे दुख जो है, सारे दुख मुतमईन हुए, वो मुतमईन हुए, उन्हें इत्मीनान हुआ, क्योंकि फतह मिसाइल जब आप लेकर गए, आपने सारे शोधाओं के नाम लिखे और उनकी तरफ से भेजा था भारत में, और आपने उनका पैगाम वहां पहुंचा दिया। ये बात भी एक नई देखने में आई ना, डेफिनेटली। इससे पहले ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरा सलाम है अफवाज पाकिस्तान को कि वो भूले नहीं अपनी शोधा को, और उन्होंने उसका बदला लिया। उन्होंने कहा हम बदला लेंगे और ऐसा लेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और भारत की नस्लें अब रोना शुरू हो गई हैं। आज आप भारतीय मीडिया उठा के देखें तो वो मोदी का गिरेबान पकड़ रहा है, और मोदी साहब अब से कुछ देर पहले टेलीविजन पे कौम से खिताब कर रहे थे, तो हस्बे साबिक उन्होंने अपनी वही रिवायती बातें, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मस्कन है और हम इल्जाम तराशों से बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं हम, जो ट्रंप साहब ने ट्वीट किया जिस पे भारत में आग लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि जी हम किसी मौजू पे बात नहीं करेंगे, ना पानी के मौजू पे बात करेंगे, ना किसी मौजू पे, कश्मीर के मौजू पे, कुछ नहीं, हम सिर्फ दहशतगर्दी के मौजू पे, पाकिस्तान पे बात करेंगे। तो भाई पाकिस्तान ने तो आज तक कभी एडमिट नहीं किया कि हम आपके यहाँ दहशतगर्दी करवा रहे हैं। हमारा कोई जासूस आज की तारीख में 1947 से लेकर अब तक इंडिया की किसी जेल में हमारा कोई जासूस मौजूद नहीं है। आपने हमारे किसी फौजी को अपने पास कैद में नहीं रखा। हम आपको मिसाल दे सकते हैं, हमारे पास कुलभूषण यादव मौजूद है, अभिनंदन को हमने रखा था। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ 1965 की जंग का, ये जो आजकल चल रहा है ना कि ये खातून पायलट हमारे उसमें, और हम डिनाई कर रहे हैं। सर 1965 में एक भारतीय फौजी को पकड़ लिया, पायलट था वो, उसको पकड़ लिया पाकिस्तानी फौज ने, एंड नाम मुझे याद नहीं है बिकॉज लूजर्स नेवर बी रिमेंबर्ड। तो उस फौजी को ये जोम था कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत तो पाकिस्तान मुझे छोड़ेगा, तो वो बड़ा अकड़ के बैठा हुआ था। तो फौजी आए, उससे सवालात करने लगे, तुम्हारा मंसूबा क्या था हमें बताओ। ये उसने कहा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे जेनेवा कन्वेंशन के तहत तुम छोड़ दोगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमारे एक फौजी ने उसके सामने अखबार फेंका जिसमें उसकी तस्वीर थी बहुत बड़ी। उसने कहा मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। उसने कहा हम ट्रांसलेट करके बताते हैं, तुम्हारी हुकूमत ने तुम्हें मुर्दा डिक्लेयर कर दिया कि तुम मर चुके हो, काम आ चुके हो, अब तुम हो हमारे पास, प्यार मोहब्बत से बताओगे तो वेल एंड गुड, मुर्दा तो तुम डिक्लेयर हो चुके हो, तुम्हें मार मुर के हम किसी भी कोने में दफना देंगे, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, तुम्हारी तो हुकूमत कह रही है कि तुम मारे गए हो जंग के अंदर। उसने तोते की तरह बोलना शुरू किया और सारे मंसूबे बता दिए। तो अब आप इशारा समझ गए होंगे। राइट। तो आखिरी बात क्या कहें? आखिरी बात ये कि हिंदुस्तान को एक पैगाम, समझ जाओ, हम और आप असलहे की दौड़ में क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देखिए हम अमन चाहते हैं एशिया में, और हमारी कोशिश रही है, हमने इसको साबित भी किया है।
BLA आपने यहाँ पे किया, तहरीक तालिबान आपने फंडिड करके यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत की है। हम तो अमन चाहते हैं, आप हमें बता दें कि हमारा कौन सा दहशतगर्द आपने पकड़ लिया, आपसे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी दहशतगर्द थे, मगर आपके हर दफ़ा जो है वो लोकल दहशतगर्द बरामद हुए, तो आप उसमें भी हमें साबित नहीं कर सके कि पाकिस्तान ने फंडिंग की या असला दिया। तो अमन से रहिए, दोनों न्यूक्लियर पावर है, इस न्यूक्लियर पावर को कौम की खुशहाली के लिए इससे बिजली बनाएं और दीगर चीज़ों पे इसको काम में लाएं, न कि असला बना के और अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा आप उस असले पे ज़ाया करके कौम को भूखा मारे। हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोगों को टॉयलेट्स मुयस्सर नहीं है, ये हमसे सुपीरियर होने की बात करें, मैं आज की बात कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोग जो हैं उनको टॉयलेट जो है मुयस्सर नहीं है। 25 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे रहते हैं, रोडों पे सोते हैं। मुंबई में आज भी, कराची में आपको हमारे हवाई जहाज मिलते हैं रोडों पे लेटे हुए सोते हुए, बट अल्लाह का शुक्र है कोई आम लोग नहीं सोता हुआ मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह। और गरीब यहाँ पर भी हैं, हालात यहाँ पे भी कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, और मजीद बेहतर होंगे कि जब आप सरहदों के दोनों तरफ अमन को कायम रखेंगे। और अगर आप ये जारियत कायम रखेंगे तो फिर आपको ऐसे ही जवाब मिलेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद जफर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।